सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सार्थक पहल के माध्यम से लेके आए हैं सम्राट अकबर। सम्राट अकबर, इससे पहले भी हमने सम्राट अकबर का जीवन परिचय है, उसके विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार, ये सब पढ़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण घटना जिसको हम फिर से पढ़ेंगे वो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम पढ़ चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध के साथ में जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ उसमें एकमात्र शासक था, एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था, वो था इब्राहिम लोदी। अब हमें पढ़ना है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 कब की घटना है ये? 5 नवंबर 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के समय और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है वो हुआ है अकबर के समय। हमने इससे पहले भी पढ़ा था सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किसका? आदिल शाह सिकंदर सूर के विरुद्ध, और हुमायूं उसमें विजय हुआ था। लेकिन क्या हुआ, हुमायूं की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। तो ऐसा लगा कि भाई हेमू को ऐसा लगा कि अब तो मुझे फिर से अवसर मिल गया, और उसने पुनः जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब कहानी शुरू होती है 1556 में। तो हेमू के बारे में हम पढ़ेंगे। हेमू आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री, पीएम, मतलब उसका प्रमुख। रेवाड़ी का बनिया कहते हैं इसे। तो हम पढ़ रहे हैं हेमू, या क्या बोलते हैं इसे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये कौन है? रेवाड़ी का बनिया। अब ये आदिल शाह सिकंदर सूर का प्रमुख बोल सकते हैं। अभी के संदर्भ में हम उसे पीएम बोलते हैं। और उस समय की स्थिति में कौन? कोई वजीर हो सकता है, उसका वकील हो सकता है, लेकिन सारी शक्तियां जो है किसके पास? आदिल शाह सूर की सारी शक्तियां जो है वो हेमचंद के पास में। लेकिन जैसे ही आदिल शाह सूर इधर उधर हुए, दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। और शुरुआत यदि देखें इसकी देखें तो बनिया का काम क्या होता है? बनिया क्या करता है? दुकान बेचता है, परचून की दुकान, किराना दुकान, सब सामान। तो ये नमक बेचा करता था सड़कों पर। शुरुआत इसकी कैसे हुई? सड़कों पर नमक बेचकर। ये क्वेश्चन बनता है हेमचंद विक्रमादित्य के विषय में। तो सड़कों पर नमक बेचा करता था कभी, और देखो अपनी योग्यता के बल पर वो कहां से कहां पहुंच गया। सड़कों पर नमक बेचा करता था। लेकिन दिल्ली पर जो अधिकार था वो था तारदी बेग। किसका? तारदी बेग। कौन है तारदी बेग? हुमायूं ने जिसे वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। हुमायूं आगरा से शासन कर रहा था और दिल्ली का सूबेदार उसने किसको? तारदी बेग को नियुक्त किया था। लेकिन हमने देखा कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इसने भी ये जो हेमू या हेमचंद विक्रमादित्य ने क्या किया? तारदी बेग को अपदस्थ कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तारदी बेग को
अपदस्थ कर दिल्ली पर अधिकार किया। इसने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार किया। साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इसने, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हमने पढ़ा विक्रम संवत, विक्रम संवत पढ़ाना पड़े 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व में किसी उज्जैन के आसपास के स्थानीय शासक ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और तब से प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक जो भी बड़ा शासक होता था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। तो ऐसा करने वाला ये 14वां शासक और अंतिम 14वां और अंतिम विक्रमादित्य इसे बोल सकते हैं, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये 14वां या अंतिम शासक था, 14वां या अंतिम शासक था। और पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित। कौन नेतृत्व कर रहा था इसका, इस युद्ध का, पानीपत के द्वितीय युद्ध का? एक तरफ तो हेमचंद विक्रमादित्य और दूसरी तरफ अकबर। अकबर था, स्वयं नेतृत्व कर रहा था। और साथ में कोई बैरम खान, साथ में संरक्षक के रूप में बैरम खान। युद्ध स्थल पर ऐसा लग रहा था कि अब हेमचंद विक्रमादित्य की विजय होने ही वाली है, मतलब लगभग वो जीत गया था। तभी दुश्मन का एक तीर जो है वो हेमचंद विक्रमादित्य की आंख में जाकर लगा। और सेना को क्या लगा कि हमारे सम्राट की मृत्यु हो गई, और सेना तितर बितर होने लग गई। और अकबर और बैरम खान ने जो है वो हेमू को घेर लिया। बैरम खान बोल रहा है अकबर को कि आपको इसकी हत्या करना है, तुम्हें दिल्ली का सुल्तान सम्राट बनना है, तो तुम्हें इतनी कट्टरता तो अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी उम्र कम थी, 1542 में जन्म और 1556 की घटना। कितने वर्ष की उम्र? मात्र 14 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की आयु। और इतनी उम्र में जो है उससे हत्या करना नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि बैरम खान के उकसाने पर, बैरम खान के उकसाने पर अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। लेकिन कुछ लोग स्वीकार ही नहीं करते इस बात को, बोलते हैं कि अकबर के मना करने पर बैरम खान ने ही हेमचंद विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। क्लियर हुआ? तो बैरम खान का कितना महत्वपूर्ण योगदान मुगल साम्राज्य में, हुमायूं को साम्राज्य वापस दिलाया और अकबर को भी स्थापित किया। लेकिन एक नीति है, यूज एंड थ्रो, काम हुआ बनता चलता है। तो ऐसी नीति लागू होती है दुनिया के द्वारा, और बैरम खान का भी खूब भरपूर इस्तेमाल किया गया यहाँ पर अपने शत्रुओं को खत्म करने में। तो मेरे ख्याल से ये युद्ध हमारे समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो गए। पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा हेमचंद विक्रमादित्य। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हम अकबर के कुछ जो दक्षिण के अभियान है, दक्षिण अभियान है, उसको 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अपन ने देखा था 1593, 1593 अहमदनगर अभियान, 1593 अहमदनगर अभियान। और अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी थी। चांद बीबी का इतिहास भी हमने पढ़ा और पढ़ना भी पड़ेगा। क्वेश्चन कभी नहीं आएगा अहमदनगर विजय, चांद बीबी कौन थी, ये क्वेश्चन बनते हैं। 2-2, 3-3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए। प्री के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मेंस के लिए
3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। वहां तक तो ठीक रहता है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो फिर वहां हमारा घोड़ा अड़ जाता है कि हमने तो सिर्फ अहमदनगर अभियान थोड़ा सा पढ़ा है। लेकिन जब हमें जानकारी होगी तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चांद बीबी पर अधिकार करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, और उसके साथ में भेजा है शहजादा मुराद, शहजादा मुराद बख्श, शहजादा मुराद बख्श को जो है इस अभियान के लिए भेजा था। 1596 में जो है संधि हुई, 1596 में संधि हुई और मुगलों को क्या मिल गया? बरार, मुगलों को बरार। 1596 में इनके बीच में संधि हुई और मुगलों को बरार मिल गया। लेकिन जब भूख बढ़ जाती है, ये उनको मुगलों को लग रहा था ऊंट के मुंह में जीरा, कि हमें तो पूरा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सब पे धीरे धीरे अधिकार करना है, बरार से हमारा काम नहीं चलेगा। और उन्होंने फिर संघर्ष आक्रमण किया और 1597 ईस्वी में जो है चांद बीबी की हत्या, चांद बीबी की हत्या, 1597 में चांद बीबी की हत्या, और फिर 1599 में चांद बीबी की हत्या 1597 में हुई, और उसका जो अल्पायु पुत्र है वीर नारायण इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, वहां उसको उसका शासक बना दिया, वहां का अहमदनगर का शासक बना दिया। लेकिन संरक्षक जो है मुगल थे। और 1600 ईस्वी में 1599, 1600 ईस्वी में क्या किया? 1600 ईस्वी में 1599, 1600 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में विलय, मुगल साम्राज्य में विलय, यहाँ पुत्र को सूबेदार बना दिया, वहां का सूबेदार बना दिया। तो ये घटना उसके साथ में घटी। तो ये किस रूप में पढ़ा अपन ने? अहमदनगर अभियान के रूप में। अब हमें पढ़ना है चांद बीबी कौन थी, चांद बीबी कौन थी। तो 2-3 बातें हमें उसके विषय में याद होना चाहिए कि अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री, अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री, और बीजापुर के 5वें शासक अली आदिल शाह की पत्नी, अली आदिल शाह की पत्नी। लेकिन जैसे ही वो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की मृत्यु हुई तो उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर पर, अहमदनगर से ही उसने शासन करना शुरू किया, और राजधानी कहाँ थी? अहमदनगर। और अली अहमद आदिल शाह की मृत्यु के बाद अपने अल्पवयस्क पुत्र इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की संरक्षिका के रूप में अहमदनगर से शासन कर रही, ये उसकी कहानी, किसकी? चांद बीबी। और फिर ये युद्ध अकबर ने जो है अब्दुल रहीम खान खाना और शहजादा मुराद बख्श के साथ में 1593 में एक अभियान शुरू किया। 1500 मतलब 93-94 में ना तो उसने अधीनता स्वीकार की, संघर्ष किया, लेकिन 96 में क्या हुआ, जब वो कमजोर पड़ गई तो उसने संधि कर ली और बदले में उनको हरदाने के रूप में बरार दे दिया। लेकिन 1597 में पुनः संघर्ष हुआ, उसमें चांद बीबी की हत्या हुई और उसके पुत्र, चांद बीबी के पुत्र क्या, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया और 1600 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर पूरे अहमदनगर को ही मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया गया। क्लियर हो गया? अहमदनगर अभियान। अब हम पढ़ेंगे 1599 खानदेश, खानदेश या इसे बोल सकते हैं बुरहानपुर, बुरहानपुर, और क्या बोल सकते हैं इसे? क्या? दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़, असीरगढ़, असीरगढ़ अभियान या असीरगढ़ का किला। सीधा सा क्वेश्चन बनता है एकदम, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? खानदेश या असीरगढ़, 1601।
हम पढ़ेंगे कि उसका जो दोनों पुत्र, जो प्रिय पुत्र थे, दानियल और मुराद बख्श की मृत्यु हो जाएगी, अबुल फजल की हत्या हो जाएगी, अब उसका कोई करीबी नहीं रहेगा, तो बीमार हो जाएगा, और 1605 में पैचिस नामक बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अंतिम अभियान है 1601 वाला। तो ये शुरुआत हुई है 1599 में। इस किले को, जो बुरहानपुर का किला है या असीरगढ़ का जो किला है, से दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। 1599 में अली खान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उसके पुत्र मीरन बहादुर ने उसका विरोध किया। 1601 में जो अंतिम आक्रमण हुआ और उसमें असीरगढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। ये कहा जाता है कि ये पहला किला है जिसके ताले को सोने की चाबियों से खोला गया था। क्लियर एकदम? खानदेश अभियान। हमने अकबर की धार्मिक नीति पढ़ ली, पिछले वीडियो में हमने अकबर की धार्मिक नीति पढ़ ली। अब अकबर की धार्मिक नीति का एक अंश है उसकी राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति। बड़ा अच्छा सा है। अकबर को जो है अखिल भारतीय सम्राट माना जाता है, अकबर को महान कहा जाता है। तो अकबर को महान कहलाने के पीछे एक ये भी कारण है, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर की जो राजपूत नीति है वो कैसी नीति थी? राजपूत नीति अब शॉर्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार ही। एक बड़ा अच्छा कथन है मेरा, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास मतलब दुनिया भर की हम बात नहीं करेंगे, जो आपको एग्जाम में लिखना है वही हम बात करेंगे। तो अकबर की जो राजपूत नीति वो थी दमन व समझौते की, दमन व समझौते की नीति थी। इससे पहले हमने पढ़ा मेवाड़ मेड़ता, क्या नहीं सॉरी आमेर का शासक भारमान, उसका पुत्र भगवान दास, उसका पुत्र मानसिंह। फिर हम पढ़ेंगे महासिंह, जहांगीर के समय में क्या पढ़ेंगे? महासिंह। ठीक, तो पहला राजपूत शासक शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर उससे मुलाकात हुई अकबर की, और उसको एक मनसब प्रदान किया, और उसने अपने पुत्र और पौत्र दोनों को अकबर के दरबार में भेज दिया था। अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह भी उसने अकबर से किया था। तो ये उसकी राजपूत नीति थी। दमन की मतलब डर दिखाना, और फिर क्या करना? समझौता कर देना। डर दिखाना और समझौता कर देना। तो उसकी नीति कैसी थी? दमन की और समझौते की। और जो समझौता नहीं करे, जैसे मेवाड़ के बारे में पढ़ा आपने, तो संघर्ष हो उससे। महाराणा प्रताप, उनके पुत्र अमर सिंह, राणा सांगा, तो मुगलों का इनसे संघर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर ने भी अपने पूर्वजों की नीति का पालन किया, उसमें और अधिक सुधार किया। कौन सी नीति अपनाई? दमन व समझौते की नीति अपनाई। क्या उद्देश्य था इस नीति का? उद्देश्य क्या हो सकता है? अकबर ने ये जो दमन और समझौते की नीति अपनाई, तो इसका उद्देश्य था साम्राज्य के स्थायित्व के लिए, साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति व सहयोग, राजपूतों की सहानुभूति भी चाहिए और उनका सहयोग भी चाहिए। हमने देखा हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ अकबर और दूसरे तरफ महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप का सेनापति नहीं, हकीम खान। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान और अकबर का सेनापति मानसिंह। यदि राजपूत नीति
नहीं अपनाता, ऐसे नियम नहीं लागू करता, ऐसा व्यवहार राजपूतों के साथ नहीं करता, तो क्या मानसिंह उसका सेनापति होता वहां पर? नहीं। तो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति व सहयोग, क्योंकि वो देख चुका था, इतिहास साक्षी है इस बात का कि उनके पिता ने बहुत सारे युद्ध लड़े, जीते भी, लेकिन शासन का स्थायित्व रहा नहीं। उनके दादा बाबर ने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन शासन कर पाया नहीं। इसलिए राजपूतों का सहयोग होना बहुत जरूरी था। अकबर ने अपनी पैतृक जागीर पर जागीर पर राजपूतों को शासन की अनुमति दी। राजपूतों को शासन की अनुमति दी। इसका ये मतलब है कि जो रियासतें बाबर द्वारा या हुमायूं द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, अकबर ने पुनः राजपूतों को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और तुम यहाँ पे शासन करो अपने हिसाब। ये काम उसने किया, और इसका उद्देश्य क्या था? राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना। वैवाहिक संबंध, दूसरी नीति क्या? वैवाहिक संबंध। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध किए। खुद ने भी विवाह किया राजपूत से, पुत्रों का भी विवाह किया, पौत्रों का भी विवाह उसने राजपूतों से करा। ठीक, तो वैवाहिक संबंध। अपन ने एक पढ़ा था सुरजनहाड़ा, रणथंभौर का शासक, रणथंभौर का शासक सुरजनहाड़ा को एकमात्र राजपूत जिसे अपने दरबार में वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी। अपने दरबार में वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी। ये एकमात्र था जिनको, वो उसका जो राजमहल था उसमें जो दरबार लगता था उसमें ये वाद्य यंत्र बजाता था। क्लियर है? मतलब सम्मान दिया ना उसने राजपूतों को। 1563 में तीर्थ यात्रा का, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अब जो राजपूत शासक थे वो खुश, क्योंकि जनता उनसे खुश हुई। वो उनके जो जनता थी जिनके ऊपर जजिया कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर लगता था, तो वो बोलते होंगे तुम कैसे शासक हो, तुम शासक नहीं हो, अकबर के गुलाम हो, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो मैं हमने ये काम किया, मतलब हमारी भी चलती है। ये तो एकदम अच्छी बात थी उनके लिए। राजपूत शासकों के सिक्के जो प्रतिबंधित थे चलन में रहे, और शाही सिक्के भी चलाए इन्होंने भी। अपने क्षेत्र में तुम अपने सिक्के चलाओ और बाकी शाही सिक्के तो चलेंगे। क्लियर हो गया? अब इतना सब कुछ हुआ, राजपूत नीति, उसकी धार्मिक नीति और उसके सुधार कार्य, 3 बातें पढ़ी अपन ने। तो इन्हीं सब और साम्राज्य विस्तार। एक क्वेश्चन छूट रहा है हमसे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें सबसे मुख्य उसकी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनता है, और 11 नंबर का क्वेश्चन पीएससी के मेंस में आएगा। मनसबदारी व्यवस्था क्या है, वो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये सब व्यवस्थाओं के कारण उसे राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है। अब सीधा सा क्वेश्चन बनता है,
अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, या अकबर राष्ट्रीय सम्राट था, व्याख्या कीजिए। तो अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में, अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। तो अब इसके पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, पुरानी बातें याद दिलाएंगे कि हमने ये पढ़ा है। तो सबसे पहले है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, भाई राष्ट्रीय सम्राट वही तो होगा जिसका साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा होगा। यदि एक छोटे से कोने में सालों तक शासन करो, उसे कोई राष्ट्रीय सम्राट बोलेंगे क्या? नहीं, राष्ट्रीय सम्राट उसे बोलेंगे जिसका लगभग पूरे भारत पर अधिकार, उसका उत्तर भारत पर अधिकार था, गुजरात पर उसका अधिकार था, बंगाल पर उसका अधिकार था, दक्षिण भारत में बीजापुर, बरार, अहमदनगर, खानदेश, इन सब पर उसका अधिकार था। तो बड़ा साम्राज्य उसका। और पैतृक था क्या? पैतृक था क्या? नहीं, उसने स्वयं अपने बलबूते पर स्थापित किया था, तो इसलिए उसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो इसमें जितने भी, अब देखो क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में आ रहा है, 11 नंबर में आ रहा है। 5 नंबर में आ रहा है तो कम लिखेंगे, 11 नंबर में आ रहा है तो पूरे युद्ध अभियान उसके एक ही पॉइंट के अंतर्गत लिख देंगे। दूसरा कारण है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बताया? साम्राज्य का विभाजन 12 सूबों में उसने साम्राज्य का विभाजन किया था उसने। ठीक, फिर राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था हम पढ़ेंगे, मनसबदारी व्यवस्था अभी से पॉइंट याद करेंगे, मनसबदारी व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। जब बैरम खान जब वकील के पद पर था तब वो सर्वेसर्वा हो गया था, उसको ऐसा लगा कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सेनापति किसी अलग को बना देना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी अलग को बना देना चाहिए, राजस्व व्यवस्था किसी और के पास में दे देना चाहिए, और घरेलू मामले जो खाना वाले थे वो किसी और को दे देना चाहिए। तो उसने वकील के पद में जो शक्तियां थी वो 4 लोगों में विभक्त कर दी, 4 नए पदों का उसने सृजन कर दिया। तो इस तरीके से अब कोई विद्रोह नहीं कर सकता था, निरंकुश नहीं हो सकता था अकबर से। तो ये सब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये पूरा हम पढ़ेंगे अलग वीडियो में। तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण सैनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था हमने देखा उसका 1572 का गुजरात अभियान। गुजरात अभियान पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए थे, वहां पर विदेशी व्यापार के बारे में उसने सोचा था, और विदेशी व्यापार के लिए क्या चाहिए? जल सेना, जल सेना चाहिए। तो पहला मुगल बादशाह जिसने जल सेना का विस्तार किया था, नाम क्या रखा? नवाड़ा विभाग। नाम क्या रखा था उसने? नवाड़ा विभाग। तो जल सेना। इसी तरीके से राजपूतों को सेना में उच्च पदों पर नियुक्त करना। मनसबदारी व्यवस्था ये प्रशासनिक में भी आती है और सैन्य विभाग में भी आती है। मनसब मतलब जैसे 5000 का मनसब प्रदान करना, मतलब वो 5000 सैनिक रख सकता है, मतलब ये सैन्य व्यवस्था थी उसकी। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? अकबर की सैन्य व्यवस्था का एक रूप था। तो ये सब उसने सैनिक सुधार किए। हुलिया रखना, दागने की प्रथा, ये सब उसने शुरू की। स्थायी सैनिक रखना, सैनिकों को नकद वेतन देना, ये सारी प्रथाएं उसके द्वारा शुरू की गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ नकद ही वेतन देता था, उसने तो नकद वेतन की परेशानी न हो इसलिए मनसबदारी व्यवस्था भी शुरू की थी। ये आपका राज्य है, आपको इतने का मनसब दिया गया है, राजस्व वसूल कर सैनिकों का वेतन वगैरह देते रहो। ये सब व्यवस्था उसने की थी ताकि सेना भी हो जाए, वेतन में देना। शाही सैनिक भी हुआ करते थे उसमें। हम जब सैन्य व्यवस्था देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि शाही सैनिक हुआ करते थे, उनको बहुत अधिक वेतन मिलता था। जैसे अभी गेस्ट टीचर होते हैं, गेस्ट संविदा में होते हैं, तो उनको कम वेतन देते थे, ऐसे भी होते थे। तो सैनिक भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे।
सैनिक तो बन जाते थे, लेकिन उम्र भर वो प्रयास करते थे कि शाही सैनिक वो बन जाए। बरगीर वगैरह अलग अलग नाम हम पढ़ेंगे उसे। फिर है धार्मिक नीति उसकी, धार्मिक व राजपूत नीति। राजपूत नीति, भाई सम्राट तो उसे कहेंगे जिससे सारी प्रजा खुश हो, सारी प्रजा खुश हो। यदि कोई तलवार के दम पर ही शासन करे तो उसे राष्ट्रीय सम्राट नहीं बोल सकते। इसने तो सहानुभूति, सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। सारी पब्लिक खुश, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर खत्म, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर खत्म, तीर्थ यात्रा कर खत्म, झरों का दर्शन वगैरह देना शुरू कर दिया। ये सारी बातें, जुलूस निकालना, ये वो सब की अनुमति थी और खुद भी शामिल होता था। हिंदुओं के त्योहारों में कभी कभी शिरकत कर देते थे। तो इतनी अच्छी परंपराएं शुरू की इन्होंने धार्मिक नीति के माध्यम से। तो कहीं विरोध होगा क्या उसका? बिल्कुल भी नहीं। लोग बाग भूल गए कि हमारा शासक हिंदू है या मुस्लिम है। लोगों को ये याद था कि हमारा शासक अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो उसे राष्ट्रीय शासक माना गया। फिर है व्यापारिक उन्नति। व्यापारिक उन्नति, भाई सिर्फ शासक अच्छा हो नेचर से काम नहीं चलता, दान देता हो काम नहीं चलता। शासक अच्छा वो होगा जो दान देने के साथ साथ कमाता भी हो। यदि मैं पूरे पैसे दान देने लग जाऊं तो परिवार वाले क्या करेंगे? मुझे दान कर देंगे, कहीं पे ले जाके बोलेंगे सर्वम पापम हरोहरम, लेकिन इसको ही लेके चल जाओ कहीं पर, यही होगा। भाई दान देना मतलब दिवाला निकाल देना। कमाओ और दान दो। अभी की जो सरकारें हैं, अभी की जो सरकारें हैं, निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो इस चक्कर में सरकारें कर्ज में चल रही है, क्योंकि हम इनकम के स्रोत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर जनता को एक आदत डाल रहे हैं कि उन्हें फ्री में सब कुछ मिलता है। तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर हमें ऋण लेना पड़ेगा विदेशों से इधर उधर। और जनता है कि उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो उनको ऐसी सुविधाएं देते हैं। तो फिर डर बना हुआ है। योजना सरकार चाहते हुए भी जो पहले योजना शुरू हो चुके हैं उसको बंद नहीं करवा सकते। तो ये चलता है। लेकिन अकबर ने क्या किया? व्यापारिक उन्नति। गुजरात गया था ना समुद्र देखने के लिए, पुर्तगालियों से मिला था। वहां पर पुर्तगालियों से मिला था, व्यापार करने की अनुमति, समझौते थे उनसे। ये सब बातें हमें लिखना पड़ेगा उसमें। ऐसे नहीं कि सिर्फ 6 पॉइंट लिख दिया काम हमारा खत्म हो गया। राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था किसकी राजस्व व्यवस्था अपनाई उसने? टोडर में। लेकिन शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को टोडरमल के अनुसार उसने अपनाया। तो बोला जैसी की वैसी यदि अपना लेंगे तो फिर नकलची बोलेंगे आपको, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। नरेगा को मनरेगा कर देते और कुछ नहीं, नरेगा को क्या कर देते? मनरेगा कर देते हैं। तो ऐसा उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लगभग शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को उसने अपनाया। जरीब प्रणाली। जरीब प्रणाली, जरीब क्या चीज है? भूमि को मापने की इकाई, भूमि को नापने की एक इकाई जरीब। शेरशाह सूरी ने सन की डंडी का उपयोग किया था। कितने इंच का? 32 इंच का। और इन्होंने क्या कर दिया? गज ये इलाही, गज ये इलाही। भूमि को नापने के लिए सन की डंडी के स्थान में क्या कर दिया? गज ए इलाही, या क्या बोलते? साकल, कड़ी, कड़ी वाली व्यवस्था शुरू। कड़ी, कड़ी वाली व्यवस्था होती है। आप बुजुर्ग लोगों से पूछना कितना खेत है, बोलते 10 कड़ी होगा। भूमि को नापने की एक ऐसी लंबी चैन होती थी और उसमें ऐसी ऐसी कड़िया कड़िया हुआ करती थी, लंबाई चौड़ाई नापते थे उससे। तो ये व्यवस्था भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय कुरीतियों की समाप्ति। भारतीय कुरीतियों की
समाप्ति। उसने सती प्रथा, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी ढेर सारी परंपराएं थी। अपने स्तर पर उसने आदेश दिए कि ये सब बंद होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। तो ये सब अच्छे कार्यों के कारण उसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। भारत के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण शासक सम्राट अशोक से उसकी तुलना की जाती है। क्लियर हो गया कि सम्राट अशोक एक राष्ट्रीय सम्राट, सॉरी सम्राट अकबर जो है राष्ट्रीय सम्राट था। क्लियर हो गई बात। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लेके आएंगे जहांगीर के विषय में। तो क्या लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। मुझे क्या है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते समय हंसी आ जाती है, लेकिन मेरे हंसी को हंसी में डाल दे और ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।